हाय स्टूडेंट, अल्फ़ा क्लासेस 111 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बताए थे आपको कि इस चैनल में आपको रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान से संबंधित सारी बातें बताई जाएंगी। और ये क्लास इस चैनल पे आपको 9 से 12, लेकिन इसके अलावा भी आपको बीच बीच में कुछ ट्रिकी पॉइंट की बातें, कुछ कहानियाँ, कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी। तो आज हम रसायन विज्ञान का एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि अकार्बनिक रसायन में बहुत ही महत्व रखता है, और यहीं से अकार्बनिक रसायन की कुछ ऐसी बातें हम जानेंगे जहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और इस महत्वपूर्ण चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। क्या होता है परमाणु संरचना? इससे पहले हमें यह जानना होगा कि परमाणु क्या है, किसका भाग है। तो बच्चों, परमाणु से पहले ये जाने ये किसका भाग है। ये है अणु का भाग। अब अणु क्या है, इससे पहले ये जाने अणु किसका भाग है। तो अणु जो होता है वो पदार्थ का भाग। हमने क्यों पदार्थ तक की यात्रा करी? क्योंकि ना तो हम साधारण रूप में अणु को जानते हैं, देख पाते हैं, और ना ही परमाणु को हम देख पाते हैं, ना उसके पार्ट को देख पाते हैं, लेकिन पदार्थ हम देख पाते हैं। तो अक्सर जो बड़े बड़े शिक्षाविदों ने, बड़े बड़े कह सकते हो कि बड़े बड़े विद्वानों ने शिक्षा में नई नीति को दिया है, वहाँ दृश्य रूप में जो है, या कह सकते हो प्रयोगात्मक शिक्षक प्रणाली जो है, वो ज़्यादा सक्सेस है, करके सीखने वाली। तो यदि पदार्थ की चर्चा करेंगे तो आप उसके बारे में भली भांति जानेंगे। जैसे कि मेरे हाथ में एक मार्कर है, आप देख रहे हैं। इस मार्कर को हम कह सकते हैं कि इसमें वाइट कलर भी है, सिल्वर भी है, रेड भी है और ब्लू भी है। ये हमने कैसे कहा? हमारी आंखों ने इसको फाइनली बताया। और ये एक पदार्थ है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पदार्थ की, तो पदार्थ क्या है या मैटर क्या है, ठीक, या द्रव्य क्या है? तो द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है। जैसे ये कहेंगे कि हम इस मार्कर को कहीं भी रखेंगे तो ये एक निश्चित स्थान घेरेगा। बेलनाकार है तो बेलन वाला स्थान घेरेगा, इसका एक क्षेत्रफल होगा। तो कह सकते हैं कि द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, और जिसके बारे में हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से ये जान पाते हैं, उसकी प्रकृति के बारे में हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से। जैसे हमने कहा ब्लू भी है तो आँखों ने बताया, ये प्लास्टिक का है, आँखों ने और हाथ ने बताया। बेलनाकार है तो ये भी हमारी आँखों ने और हमारी स्किन ने बताया। तो डेफिनेटली पदार्थ वह है, या मैटर, द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, और जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। तो यहाँ पदार्थ की कहानी खत्म हो गई। और जो पदार्थ होता है वो मूल रूप से अणुओं से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है? अणुओं से। और अणु जो होते हैं वो परमाणुओं से। अब मैं दोनों की परिभाषा, चूंकि ये कंडीशनल है तो दोनों की परिभाषा बताऊं। इससे पहले एक सिस्टम जानिए। ये मान लीजिए आपका अणु है, और इधर हम बताएंगे परमाणु, ठीक। अणु क्या होता है? ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ध्यान दीजिएगा। और जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। अब ये रासायनिक अभिक्रिया में
भाग नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। और जो स्वतंत्र, जैसे अणु स्वतंत्र है तो परमाणु इसका उल्टा होगा। स्वतंत्र अवस्था में, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। और अगर ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। ठीक, अब इसकी परिभाषा आपको बताने की जरूरत नहीं है। और दोनों किसके पार्ट हैं? पदार्थ के या द्रव्य के। ठीक, तो अणु की अगर परिभाषा करेंगे तो द्रव्य का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। और परमाणु की बात करेंगे तो ये भी पदार्थ का वह छोटा सा छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। तो आप इसकी परिभाषा इस शार्ट ट्रिक से तैयार कर सकते हैं और एकदम सटीक है, इसको आप कभी भी आपसे गलत नहीं होगा। माय डियर स्टूडेंट, चैप्टर का जो नाम है परमाणु संरचना। ठीक, संरचना का मतलब होता है भैया किससे बना हुआ है परमाणु। तो अगर मैं परमाणु की बात करूं तो परमाणु की डेफिनेशन हमने बताया कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण या छोटा से छोटा कण, सूक्ष्मतम नहीं कहेंगे क्योंकि इसके पार्ट हैं, है ना, तो कह सकते हैं कि पदार्थ का वह भाग, वह छोटा से छोटा भाग जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। अब मैं बात करूं परमाणु की, तो परमाणु के तीन कण होते हैं, मौलिक कण। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखो इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे सूक्ष्म रूप से। तो ये जो होता है ये ऋणावेशित कण होता है, ये धनावेशित कण होता है और ये होता है चार्जलेस, उदासीन। तो मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन परमाणु का अति सूक्ष्म ऋण आवेशित कण होता है। कैसा कण होता है? परमाणु किसका, इलेक्ट्रॉन परमाणु का अति सूक्ष्म ऋणावेशित कण होता है जिस पर इकाई ऋणावेश होता है। इकाई ऋणावेश का भैया मतलब यूनिट, इकाई ऋणावेश होता है। ठीक, इस पर आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। हमने फिजिक्स में इसको बताया था कि आवेश का मात्रक क्या होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज की अगर बात करी जाए तो इलेक्ट्रॉन में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ईटा पर नाचय। तो देखो लिख दे रहा हूँ, ये अक्सर प्रचलित है, ईटा पर नाचय। ये आपके कण हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को जे टॉमसन ने या थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन को लॉर्ड रदरफोर्ड ने किया था, न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने किया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होते हैं वो शॉर्ट ट्रिक से तैयार करने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? ई फॉर इलेक्ट्रॉन की, और टा से जे टॉमसन या थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की कहानी खत्म हो गई। मैं प्रोटॉन की बात करूं तो यह भी किसका पार्ट है? परमाणु का। तो प्रोटॉन परमाणु का अति सूक्ष्म धन आवेशित कण होता है। इस पर भी यूनिट चार्ज होता है, इकाई, लेकिन वहाँ ऋण था, यहाँ क्या होता है? इकाई धनावेश होता है। इस पर जो आवेश की वैल्यू होती है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर, अर्थात इतने ही होती है। समझ रहे हैं मेरी बात? प्रोटॉन की खोज ये है। यहाँ थोड़ा सा विवादास्पद है। एक बार किसी से हमारी टिप्पणी हो रही थी तो वहाँ पर
वो महोदय पढ़े थे कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, और मैंने पढ़ा भी था और पढ़ाया भी था कि इलेक्ट्रॉन की खोज रदरफोर्ड ने। गलतियाँ ये थी कि मैं गोल्डस्टीन के बारे में नहीं पढ़ा था, और मेरे जो विपक्ष में थे, या कह सकते हो कि डिबेट के सामने वाले, उन्होंने मतलब रदरफोर्ड के बारे में नहीं पढ़ा था। तो इस मसला को हल करने के लिए हम दोनों ने एक जिद करी और बुक ले आए। तो मेरी जो बुक थी उसमें रदरफोर्ड के बारे में दिया गया था, उनकी जो बुक थी उसमें गोल्डस्टीन की। फिर इसको सुलझाने के लिए हमने किसी विशेष व्यक्ति का प्रयोग किया जो हमारे आदर्श हैं, आइडियल हैं, उन्होंने इस बात को बताया। तो बच्चों आप भी जान लीजिए, जो गोल्डस्टीन हैं उन्होंने धन किरणों की खोज किया था, और रदरफोर्ड ने उन किरणों की प्रकृति के बारे में अध्ययन किया और बताया कि ये किरणें धन कणों से मिलकर के बनी हैं। इस आधार पर कह सकते हैं कि प्रोटॉन की जो खोज हुई है वास्तव में गोल्डस्टीन ने किया था, लेकिन नॉमिनेशन के लिए या डीप नॉलेज के लिए रदरफोर्ड ने किया था। तो कहीं अगर गोल्डस्टीन है तो बिल्कुल डाउट ना करिएगा, सही काटिएगा, और रदरफोर्ड हैं तब भी सही काटिएगा। दोनों है तो मेरे हिसाब से वहाँ ऑप्शन भी दोनों का ही रहेगा, दोनों सही होंगे, ठीक ना। गोल्डस्टीन ने ऐसा मैंने बताया कि पहले धन किरणों की खोज किया था। खैर, अब आ जाइए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है? जो न्यूट्रॉन है वो भी परमाणु का अति सूक्ष्म विद्युत उदासीन, ध्यान लीजिएगा, उदासीन का मतलब ना तो धनावेश होता है ना ही ऋणावेश, विद्युत उदासीन कण होता है। तो इस पर आवेश की कोई मतलब नहीं, और इसकी खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। माय डियर, ये तो थी परमाणु और इसके बारे में थोड़ा सा। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाऊंगा जिसे कहते हैं रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन, या कह सकते हैं नाभिक की खोज। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, कह सकते हो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, और इसमें थोड़ा सा हम बाहर से बताएंगे। बाहर से का मतलब नोट डाउन करने से पहले कुछ फैक्ट बताएंगे। जैसे ये आपका मान लीजिए एक सोने की पतली पन्नी है, इस सोने की पतली पन्नी पर रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार किया। बौछार मतलब अल्फा किरणों की बौछार किया। जैसे कि आपको चित्र में जानना है, ये कोई सोने की पतली पन्नी है, ठीक। इस पर उन्होंने जब अल्फा किरणों की बौछार किया तो तीन घटनाएं हुई। एक तो कुछ किरणें सीधे चली गईं, ये अल्फा रेज है, अल्फा किरणें। कुछ जो किरणें थी वो सीधे चली गईं, कुछ चली तो लेकिन अपने पथ से विचलित हो गईं, और कुछ गईं तो लेकिन टकरा करके वापस चली गईं। ये तीन घटनाएं हुई। फिर से ध्यान से सुनिएगा, कुछ किरणें सीधे चली गईं, कुछ चल के विचलित हो गई अपने पथ से, और कुछ टकरा करके वापस चली गई। अब यहाँ जानने की ज़रूरत है कि अल्फा किरणें होती क्या हैं और क्यों ये तीन तीन घटनाओं को प्रदर्शित कर रही हैं। एक सीधे गई, एक विचलित हो गई, और एक क्या हुआ कि टकरा करके वापस लौट आई। तो इन तीनों पर आपको बेहतर तरीके से जानने से पहले आपको अल्फा किरणों के बारे में जानना है। बेटा जान लीजिए, अल्फा किरणें जो होती हैं वो रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं। अब मैं बात करूँ रेडियो एक्टिव क्या है। देखो ये विज्ञान है, यहाँ हर शब्द अपने आप में बहुत यूनिक होता है, या कह सकते हो कि हर शब्द के बारे में जानना बहुत कंपलसरी होता है। भले हम उसको डीप नॉलेज ना लें, या कह सकते हो कि उसके बारे में बहुत जानकारी ना रखें, लेकिन कहीं ना कहीं जानना जरूरी होता है। तो अल्फा किरणें क्या होती हैं? ये एक रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं जो रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलती हैं, और इनकी जो प्रकृति होती है वो धनावेशित होती है। इनकी प्रकृति कैसी होती है? वो धनावेशित होती है। दूसरा कह सकते हो कि ये किरणें रेडियो एक्टिवता में या रेडियो एक्टिव पदार्थ में तीन प्रकार की किरणें निकलती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा प्लस होती है, मतलब धनात्मक होती है, बीटा ऋणात्मक होती है, और गामा उदासीन। इसके बारे में हम जरूर एक दिन एक टॉपिक लेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा ना लेकर के एक विशेष टॉपिक बताएंगे। तो अल्फा प्रकीर्णन की ढेर सारी बातें हैं,
हम अगले वीडियो में करेंगे। ये तो एक प्रकार से कह सकते हो कि एक पात्र परिचय था परमाणु संरचना का, लेकिन अगला जो वीडियो होगा उसको ज़रूर देखिएगा। चैनल का सपोर्ट करिए, शेयर करिए और जितना हो सके लाइक और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।